नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम खास करके एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि के लिए जो 30 सीरीज देख रहे थे, आज हम 30 सीरीज में क्लास नंबर 22 को देखेंगे। इससे पहले 21 क्लास हो चुकी है। साथ ही जो भी बच्चे इस सीरीज की कंटेंट खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दिया गया है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन कर रहे होंगे। यही बेस्ट तरीका है पढ़ने का। और अभी एग्जाम चल रही है तो रिवीजन का फ़ायदा भी आप एग्जाम में उठा रहे होंगे। देखिए, समझने वाले समझ जाते हैं, जिनको आगे एग्जाम देना है A to Z बात को ध्यान से सुनते चलिएगा। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाली है। ठीक है, मैं वही पढ़ाऊँगा जो एग्जाम में आएगी। ये जो है शुरू से करते आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं बहुत लिमिट कंटेंट पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि भर दिन में 25 वीडियो आती है। सप्ताह में अधिक से अधिक 4 वीडियो आती है। और अगर आपने 4 मंथ मेरे साथ बिता लिया A to Z कंटेंट के साथ, जितने भी कंटेंट मैं पढ़ाता हूँ, और आपने ईमानदारी से पढ़ लिया, नोट वगैरह लेके रिवीजन कर लिया, तो आपको जीके जीएस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे भी तो 3-4 साल से दूसरी जगह पढ़ ही रहे हैं ना, तो 4 महीना इधर भी खर्च करके देखिए, है ना। ज़रूरी नहीं कि अच्छा कवर वाला किताब ही अच्छा हो, है ना। तो समझ रहे होंगे आप। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू एक छोटा सा फ़ी अदा करके कंटेंट को जो है बाय कर सकते हैं। और ये फ़ी इसलिए लिया जाता है क्योंकि अनवरत ये चीज़ चलता रहे, मैं पढ़ाता रहूँ, क्योंकि इस पढ़ाने में भी कुछ ना कुछ खर्च आती है। बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह की जो है सब्सक्रिप्शन और भी कई सारे चीज़ होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है ना। और ये कंटेंट एबिलिटी की बात करें तो एसएससी की है, रेलवे की है। रेलवे की ये 2 सीरीज है, दोनों पढ़ने के लिए मैं सलाह दिया था जिस दिन ये न्यू सीरीज स्टार्ट किया था मैंने। इसमें भी 30 क्लास कराया था, इसमें भी 30 क्लास होगी, यानी 60 क्लास और मॉक टेस्ट। इतने में आपकी रेलवे की एग्जाम नहीं रुकने वाली है ना। और किसी भी एग्जाम में 100% जीके नहीं होता है। इस बात को भी मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि 100% नहीं, अपने को 80 to 85% पे ही फोकस करनी है। ठीक है भाई। अगर आपको दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी वगैरह की एग्जाम देना है तो ये फाउंडेशन के लिए पैरासीटामोल 500, समय के साथ कुछ महत्व इनके कम होंगे लेकिन पूर्ण महत्व कम नहीं होंगे। ये आपके पैरासीटामोल 2 मार्क इन्हेंस करने के लिए। और ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ एसएससी की 36 सीरीज चल रही है, जिसमें क्लास नंबर 27 कल आएगी। दिल्ली पुलिस वाला भी इसी को करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपका भी काम हो जाएगा। इसके अलावा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा इत्यादि का भी कंटेंट अवेलेबल है, अपने हिसाब से आप डील कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सीपीयू के साथ संचार करती है क्या कहलाती है? कंप्यूटर का वह मेमोरी वाला सेगमेंट कौन सा है जो सीधे सीपीयू के साथ जो है इंटरेक्ट करके जो है चीज़ों को आगे बढ़ाता है? ये है भैया कैश मेमोरी। क्या है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी होता है ना। कैश मेमोरी क्या होता है? एक उच्च गति वाला मेमोरी होता है, फास्ट मेमोरी होता है, जो सीपीयू तथा रैम के बीच रहती है। ये कहाँ पे रहता है? ये मीडिएटर का कार्य करता है सीपीयू तथा रैम के बीच में। इसका उपयोग टेम्पोररी रूप से डाटा का संग्रहण करने हेतु किया जाता है, जिससे सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है। क्योंकि ये पॉइंट कंप्यूटर की भाषा में है इसीलिए आपको कम समझ में आएगा। मैं देहाती भाषा में समझाता हूँ कि मान लीजिए आप कोई भी वेबसाइट पे बार बार जाते हैं, बार बार आप कोई वेबसाइट को ब्राउज करते हैं किसी ब्राउज़र के सहारे, तो क्या होता है कि आपकी जो ब्राउज़र है वो वेब पेज को कैश मेमोरी में, है ना, स्टोर कर लेता है ना। वेब पेज को क्या करता है? कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है। और जब पहली बार आपने इस वेबसाइट को खोला होगा तो मान लीजिए कि 1 सेकेंड का समय लगा होगा, तो अगली बार ½ सेकेंड का समय लगेगा, क्योंकि इसका अधिकतम चीज़ जो है कैश मेमोरी में स्टोर हो चुका है, जिससे, है ना, वह सीधे सीपीयू के साथ संचार करके आपको जो पेज चाहिए वो खोल के दे देता है और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कम हो जाती है। आई होप आप समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई। जैसे एग्जाम में आप एग्जाम देते हो और बार बार अगर आप एग्जाम दिए हैं तो कई सारे मैथ के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हूबहू रिपीट हो जाते हैं, तो आपको आंसर ही डायरेक्ट याद होता है और आप उस मैथ के क्वेश्चन को बनाने से बच जाते हैं और आंसर को टिक करके आ जाते हैं और सही हो जाता है। सेम लाइक यहाँ पे कैश मेमोरी कार्य करता है। ये क्या करता है? प्रोसेसिंग के टाइम को घटा देता है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। सीपीयू क्या होती है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, है ना। इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं, वैसे 3 भाग होते हैं, लेकिन प्रमुख भाग की बात करें जिस पे पूरी कंप्यूटर चलती है तो 2 भाग होती है, एएलयू और सीयू होता है। एएलयू को अपन कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट है, अर्थमेटिक मतलब जो है आपके गणित में एक टर्म होता है जैसे कैलकुलस, है ना, वैसे ही एक। इसके अलावा लॉजिक आप सभी समझ रहे हैं, रीजनिंग, और यूनिट मतलब जो आपका इकाई है।
यह वह भाग होता है जहां वास्तविक डेटा प्रसंस्करण होती है, सभी गणनाएं और तुलनाएं इसी पे होती है। अगर आपसे कहे कि गणना कहाँ पे होती है, सीपीयू के किस पार्ट में, तो आप कहेंगे एएलयू में होता है। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इसे कंप्यूटर का नर्व सिस्टम भी कहा जाता है, तंत्रिका केंद्र भी कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को, ठीक है। सीपीयू के नियंत्रण इकाई सीयू की भूमिका एक प्रबंधक, एक डायरेक्टर के जैसा होता है। ये सभी हार्डवेयर को, संचालनों को नियंत्रित और संयोजित करने का काम करता है, ठीक है। अब कंप्यूटर के जो फास्ट हैं, स्लो हैं, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। 4 को दे देगा मेमोरी का नाम और पूछेगा इनमें से सबसे स्लो मेमोरी कौन सा है। तो 3-4 को याद रहेगा तो 1-2 को अगर नहीं हो याद है तो आप ऑप्शन छांट दोगे तो याद रहेगा तब ना महाराज। तो आइए कंप्यूटर मेमोरी का क्रम देखते हैं। सबसे तेज होता है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज होता है। उसके बाद होता है कैश मेमोरी। ये कहाँ होता है मैंने अभी बताया, रैम और सीपीयू के बीच में होता है। फिर खुद महाराज रैम होते हैं। रैम में मैंने कल 2 प्रकार के रैम बताया था, एक एस रैम बताया था और एक आपका डी रैम बताया था। एस रैम का फुल फॉर्म था स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का फुल फॉर्म था डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे अपन रिफ्रेश करते थे, इसको अपन रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं समझते थे। और ये क्या होता है, रैम जो होता है ये क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है ना, वोलाटाइल मेमोरी होता है, टेम्पोररी मेमोरी होता है, पावर सप्लाई कट, इसकी जो है माथा में कुछ भी नहीं रहता है। रैम जितना ज़्यादा रहता है किसी भी डिवाइस का प्रोसेसिंग टाइम उतने कम लेते हैं, है ना। इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज ये जो है रैम से स्लो होंगे, ठीक है। इसके बीच में आप रोम भी घुसा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया भैया मेमोरी के तेज का क्रम, कौन तेज है कौन जो है स्लो है। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त विश्व का पहला देश कौन सा बना था, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी हेड क्वार्टर आपसे पूछा जाता है तो क्या कहोगे, जेनेवा। जब हम लोग पढ़ते थे तो एक चीज हम लोग मजाक मजाक में बोलते थे कि जब हेड क्वार्टर याद न रहे तो बाय डिफॉल्ट में जेनेवा मार दिया करो। मैक्सिमम चीज जो एग्जाम में आते हैं उसके हेड क्वार्टर जेनेवा रहा करता था, लेकिन आजकल एग्जामिनर तेज हो गए, कंपटीशन हाई हो गए, तब वो दिन ना रहे, ठीक है। एक गाना है ना, वो दिन ना रहे, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जॉर्डन। क्या हो जाएगा भैया, जॉर्डन। जॉर्डन जिसकी राजधानी है अम्मान, यहाँ से राजधानी याद रखेंगे अम्मान। एक ओमान अलग है, वो अलग देश है ओमान, है ना। ये आपका जॉर्डन है, इसकी राजधानी है अम्मान और इसकी मुद्रा जॉर्डियन दिनार है ना। इनके अलावा यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुष्ठ रोग, है ना, कुष्ठ रोग आप सभी जानते हैं, हैंसन रोग, लेप्रेसी रोग, तो यहाँ पे कुष्ठ रोग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे मुक्त होने वाला पहला देश है, ठीक है। WHO ने भारत को 2014 में पोलियो मुक्त किया था। पोलियो का टीका से भी क्वेश्चन एसएससी हो चाहे रेलवे पूछते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्लू है। अगर आपको पोलियो का टीका सीधे सीधे पूछता है तो आप कहते हो जोनास साल्क, है ना, क्या कहते हो, जोनास साल्क कहते हो। लेकिन अगर आपको पोलियो टीका ओरल ड्रॉप पूछा जाता है तो आप क्या कहते हो, अल्बर्ट साबिन का नाम लेते हो, अल्बर्ट साबिन, साबुन नहीं साबिन। तो ये 2 आदमी है पोलियो को टीका में। पोलियो वायरस से होने वाली एक प्रकार की बीमारी है और गांव घर में इसके कई जो है मतलब भुगती जो जिनको हुआ है, आप देखे होंगे प्राचीन आदमी को ही हुआ है, क्योंकि अब हाल फिलहाल में ऐसे केस नहीं देखे जाते हैं, है ना। WHO ने भारत को ट्रेकोमा, जो एक आम समस्या थी, ट्रेकोमा एक आंख की बीमारी होती है ना, और ये जो है आम समस्या थी इंडिया की, इस समस्या में अब इतनी गंभीरता नहीं रही, ऐसा क्लियर किया है, हालांकि पूर्ण रूप से जो है मुक्त नहीं किया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी, जीरोप्थेलमेमिया, ये सभी के सभी विटामिन ए की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली आंख की रोग है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। WHO जनवरी 2025 में जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया है। 2024 में अन्य कई देश मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषित हुए थे, जैसे आपका मिस्र हो गया, केप बर्डे हो गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो आपके करंट अफेयर एग्जाम में घूम रहे हैं लेटेस्ट, वो मार्च 2025 तक के घूम रहे हैं, है ना। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष अपन कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 24 अप्रैल को इंडिया के लिहाज से क्या मनाते हैं, ग्राम पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। मलेरिया कैसा होता है, क्यों होता है, तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी या अमीबा के कारण होता है ना। यह मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होती है। मादा एनीफिलीज मच्छर क्या हो गया, यहाँ पे वाहक हो गया, संचारी हो गया। ये क्या करता है, प्लाज्मोडियम का संचार कर देता है ना, काटने के माध्यम से ब्लड में छोड़ देते हैं। और मेन जो है रीजन क्या है, प्लाज्मोडियम, ये तो सिर्फ वाहक हो गया, पोस्टमैन हो गया।
गया। तो प्लाज्मोडियम मादा एनीफिलीज ये किससे जुड़ा रहेगा? मलेरिया से। मलेरिया का पता किसने लगाया था? रोनाल्ड रॉस ने। कौन लगाया था? रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। भारत जो है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? अभी भारत को मलेरिया उन्मूलन नहीं घोषित किया गया है WHO के द्वारा। आए दिन आपको मलेरिया के रोगी मिल जाएंगे और ये आम है इंडिया में, मच्छर काटने से होता है जैसा कि यहाँ पे लिखा है। और इसमें जो है बुखार आती है, ठंड लगती है ना, शरीर कमजोर हो जाती है, जो आपका ये क्या बोलते हैं प्लेटलेट्स की काउंट कम हो जाती है। ठीक है भैया, तो ये 2030 तक रखा है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य इंडिया। इनके अलावा मलेरिया की दवा जो है क्विनोन या कुनाइन है ना, ये सिनकोना के पेड़ के छाल से बनाई जाती है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाद बाकी जो मलेरिया पे कई सारे, वैसे तो पूर्ण रूप से कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी जो वैक्सीन्स आए नए नए है ना, उनके बारे में हमने पिछले किसी एक क्लास में बात कर लिया है, इसीलिए यहाँ पे नहीं किया है। चलते हैं आगे। वर्तमान समय में विश्व की सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? देखिए, वर्तमान समय में विश्व के सबसे फास्ट कंप्यूटर अभी तक कौन सा था? अभी तक था आपका भैया कौन सा? फ्रंटियर। कौन सा था? फ्रंटियर। लेकिन इसी चीज को अमेरिका ने अपना ही रिकॉर्ड को फिर से तोड़ के EI कैपिटन नामक जो है एक सुपर कंप्यूटर निकाला है, जो फ्रंटियर से भी ज्यादा तेज है। और दोनों के दोनों जो टॉप टू आपका सुपर कंप्यूटर है, ये अमेरिका के पास ही है। ठीक है भाई, तो अभी जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ये EI कैपिटन है। ठीक है, इनके अलावा इससे पहले जो सुपर कंप्यूटर फास्ट था फ्रंटियर, ये भी अमेरिका के पास था, जैसा कि इस गोला में मैंने घेर दिया हूं, तो दोनों बात ध्यान रखना है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। इसका निर्माण 1991 में किया गया था। और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था। इसका निर्माण 1964 में किया गया था। तो अगर बात करें भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कब आया, तो 1991 में आया। और दुनिया में पहला सुपर कंप्यूटर कब आया, तो भैया 1964 में आ गया था। 1946 से 1964 बहुत दूर नहीं है। कंप्यूटर की जर्नी से सुपर कंप्यूटर तक की जर्नी को तय करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था। सुपर कंप्यूटर का जो पहला आया था भैया ये वाला CDC 6600, इनमें विशेष रूप से काम किए थे सिमोर क्रे। इसीलिए सिमोर क्रे को जो है सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना, इसे भी ध्यान रखेंगे। कल मैंने बताया था कंप्यूटर का पिता कहेगा तो बेबेज आंसर करना है ना। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का पिता कहेगा तो सिमोर क्रे आंसर करना है ना। मॉडर्न कंप्यूटर का पिता कहेंगे तो एलन ट्यूरिंग आंसर करना है। कंप्यूटर की जननी कहेगा तो लवलेस को मारना है। एक लेडी जिसका नाम लवलेस है, उन्हें भी आप जो है आंसर कर सकते हैं। तो मतलब क्वेश्चन बदलने से आंसर बदल जाया करते हैं मेरे भाई। चलते हैं आगे। सुपर कंप्यूटर की गति जो है फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म और मिप्स का फुल फॉर्म मैंने पहले भी आपको बता चुका है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। और फ्लॉप्स का होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। और जो कॉमन कंप्यूटर है उसकी गति मिप्स में मापी जाती है, MIPS में मापी जाती है। 2023 में अंडर 500 प्रमुख सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में आने वाले भारत का एकमात्र AI आधारित सुपर कंप्यूटर एरावत था। याद रखिएगा, ये 2023 की बात हो रही है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सबसे पहले सुपर टॉप 500 कंप्यूटर में आने वाला एरावत हो गया, जी नहीं, है ना। ये 2023 के लिहाज से बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर हाल फिलहाल से पूछे तो यही पूछेगा। इनके अलावा अगर इंडिया की सुपर कंप्यूटर कौन सा था कि जो है दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में अपना नाम दर्ज करवाया, तो उस कंप्यूटर का नाम था भैया परम पदम, है ना। यहाँ नहीं लिख पाया हूँ, लिखा है जी परम पदम। ठीक है, परम पदम कंप्यूटर जो है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जो दुनिया के 500 टॉप सुपर कंप्यूटर में अपना एक स्थान लाया था। परम सिद्धि जो है इंडिया का हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, जिसे 2020 में दुनिया के शीर्ष 500 शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम में 62वें स्थान पर रहा था। तो यहाँ पे टॉप 500 सुपर कंप्यूटर के लिहाज से हमने इंडियन 3 कंप्यूटर का नाम अलग अलग समय में बताया है, आपको ध्यान रखना है ना। ये जो परम पदम है ना, वो 2002-3 की बात है, वो पुरानी बात है। इनके अलावा भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को। और वर्ल्ड स्तर पे किसे कहा जाता था? सिमोर क्रे को। जैसे नॉर्मन बोरलॉग को वर्ल्ड स्तर पे हरित क्रांति का जनक और MS
स्वामीनाथन को इंडिया स्तर पे हरित क्रांति का जनक, वैसे है ना। हाई पावर कंप्यूटिंग, HPC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, हाई पावर कंप्यूटिंग। उसी प्रकार से हरित क्रांति में HYV का फुल फॉर्म पूछते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी। तो इन दोनों को भी ध्यान रखेंगे। जैसे कृषि में भैया हरित क्रांति एक प्रकार का है ना, विशेष प्रकार की मतलब तेजी लाने में, खाद्यान्न की उत्पत्ति में तेजी लाने वाला, वैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में कंप्यूटर की गणना इत्यादि को तेजी लाने के लिए सुपर कंप्यूटर, दोनों को रिलेट कर सकते हैं। हर चीज रिलेशन मांगता है भाई, है ना। और यही चीज सिखाता हूँ, रिलेट करके पढ़ना ताकि ज्यादा दिन याद रहे, है ना। राष्ट्रीय कंप्यूटर मिशन की शुरुआत 2015 में किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत 73 उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर के माध्यम से विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित कर देश भर के राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों एंड R&D संस्थाओं को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है। कहीं कहीं यह आंकड़ा जो आप 73 देख रहे हैं, ये 70 प्लस लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ से एक चीज और निकल के आया, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत कब हुई? 2015 में। और जब ये शुरुआत हुई थी तो 15 से 22 तक का लक्ष्य रखा था, है ना, ये ध्यान रखना। इसके अलावा वैश्विक प्रतिस्पर्धा, अब ये क्या है, इसके तहत BHU में फिर कई सारे राज्य के जो उनके मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, कई सारे और IIT है, वहाँ पे जो है सुपर कंप्यूटर को जो है स्थापित किया गया है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसका हिंदी होगा। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में किया गया था। इसका मुख्यालय कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। इस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता 2015 में दिया गया था। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2025 में स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ था। यहीं पे ज्यादातर बैठक इसका होता है, दावोस में। जैसे आपसे एक क्वेश्चन एग्जामिनर किया भी है, करता भी रहेगा कि ये कांस फिल्म जो होता है, ये कांस किस शहर में, देश में है? तो आप कहते हो कि भाई फ्रांस में है। इसी प्रकार से ये दावोस को पूछा जाता है कि ये दावोस किस देश में है? तो आप कहेंगे ये स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा निम्नलिखित रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। एक तो आपने देख लिया कि भाई विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। अब और कौन कौन से रिपोर्ट जारी करते हैं ये? तो ये करते हैं भैया वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ये तो क्वेश्चन में ही था। वैश्विक लैंगिक अंतराल, जेंडर गैप रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ये सभी के सभी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट, है ना। सबसे पहले कल जो है बहुत बड़ा हादसा हुआ, उन सभी मृतकों को जो है भगवान उनके आत्मा को शांति दे, ऐसी कामना करता हूँ। और बहुत ही दर्दनाक, अपने इतिहास में ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। भूनी को तो कोई नहीं टाल सकता, कोई जान नहीं रहा था कि आज मेरी आखिरी सफ़र होगी, है ना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है ना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो ये दोनों की जो है अलग अलग रिपोर्ट का नाम है, आप याद रखें। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और जो IMF है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उनके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट जारी करी जाती है। अब IMF का फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। और WB को और क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे करता है तो उसे और IBRD कहा जाता है। और IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। WB और IBRD दोनों सेम है। यहाँ WB से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व बैंक के सॉफ्ट ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो IDA को कहा जाता है, ठीक है। दोनों की स्थापना जो है, यानी ये IMF और ये विश्व बैंक या IBRD, इन दोनों की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अनुसार 1944 में किया गया था। लेकिन 1944 में ही काम करना स्टार्ट नहीं किया था, सिर्फ स्थापित हुए थे 1944 के अंदर, ठीक है। दोनों का मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा, वाशिंगटन DC में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वर्तमान में विश्व बैंक का प्रमुख कौन है? अजय सिंह बंगा है, जो डेविड मालपास के स्थान लिए थे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का
प्रमुख जो है क्या बोलते हैं एमडी है ना, ये क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ये लगातार कई वर्षों से बने हुए हैं, इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। एक विशेष बात यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आईएमएफ है अपने सदस्य देशों को शॉर्ट टर्म का लोन प्रदान करता है, जबकि जो विश्व बैंक है अपने सदस्य देशों को लॉन्ग टर्म का लोन प्रदान करता है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक HDI एक सूचकांक है जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 2025 में HDI इंडेक्स जारी हो गया है। भारत को 130वां रैंक मिला है। 2024 के लिए भारत को 134वां रैंक दिया गया था। 2024 में जो है भारत का स्कोर था 0.644। 2025 में जो भारत का स्कोर है 0.685। प्रथम स्थान पर 2025 के लिए आइसलैंड रहा है। यहाँ से जो HDI इंडेक्स है, जो रैंकिंग है 130वां स्थान, ये तो VVI होता ही है। बाद बाकी इसकी जो SDG स्कोर है ये भी VVI होती है, क्योंकि हाल फिलहाल के एग्जाम में ये स्कोर ही पूछता देखा गया है। मैंने 24 और 25 दोनों का बता दिया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जर्मनी के संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व भ्रष्टाचार धारणा 2024 में भारत को 96वां स्थान पे रखा गया। प्रथम स्थान पे डेनमार्क है और सबसे अधिक भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है। जिसके जितने ज़्यादा नंबरिंग है उतने ज़्यादा भ्रष्ट है, ऐसा मान के चलना है। जनरली क्या होता है कि भ्रष्ट सबसे ज़्यादा तुम हो तो 1 नंबर पे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने उल्टा जो है रखना है ना। डेनमार्क पहला स्थान पे है, इसका मतलब ये सबसे कम भ्रष्ट देश है, और दक्षिणी सूडान सबसे लास्ट में है, मतलब ये सबसे अधिक भ्रष्ट देश है। उस क्रम में 96 नंबर है हमारा, तो हमारा भी कुछ कम नहीं है। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर देना बंधु, है ना। वैसे मैं जनरली कहता नहीं। चलिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स INSEAD कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा, यूफो के द्वारा, ये सब मिली जुली भगत में, है ना, वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। 2024 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 39वां रैंक दिया गया है। प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड और अंतिम स्थान पे अंगोला है। ठीक है, अंगोला। इसके अलावा सैन्याभ्यास डस्लिक 2025 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कहाँ पर हुआ है, तो ये पूना में हुआ है। उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में दस्लिक होता है। इसका जो 2025 का वर्जन है ये आपका पूना में हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 2000 पुणे में आयोजित हुए। अभ्यास इंद्र 2025। अब इंद्र किसके किसके बीच होता है, पहला तो ये एक फैक्टर रहेगा। तो इंद्र होता है भारत और रसिया के बीच, है ना, नौसैनिक अभ्यास है, जिसमें बंदरगाह में हुआ, चेन्नई बंदरगाह पर, और अगर समुद्र की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी में। तो ये दोनों याद रखना है, चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में हुआ है। संयुक्त अभ्यास इकोबेरिन 2025 ये भारत और मालदीव के बीच होता है, और इस बार जो 2025 में हुआ है ये मालदीव में हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है, मालदीव में हुआ है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है, तो आप कहते हो मालदीव। और ये जो मालदीव है ये एशिया में सबसे छोटू देश है, सबसे छोटी कंट्री है मालदीव, है ना। आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं जरूर आज पूछ लूंगा कि भैया जैसे इंडिया में गोवा सबसे छोटा स्टेट है एरिया के हिसाब से, तो दूसरा सबसे छोटा स्टेट कौन सा है एरिया के हिसाब से। आज मैं भी थोड़ा सा एफर्ट लगाने वाला क्वेश्चन ही पूछ लूँ, बताइएगा जरूर। ठीक है भैया, सबसे बड़ा पूछ लूँ तो झट से दे दोगे राजस्थान, तो इसीलिए मैंने दूसरा सबसे छोटा पूछा। और आजकल यही ट्रेंड चल रही है, पहला और लास्ट को कोई नहीं पूछ रहा है, सेकेंड वाले को पूछता है ज़्यादा। अभ्यास नोमैटिक एलिफेंट 2025 भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और जंगल युद्ध कौशल को बढ़ाना है। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में हुआ है। ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एक तो इसके राजधानी पे हंसी लगती है, और एक आपका जो है प्योंगयांग, है ना, दक्षिण कोरिया का सियोल और उत्तर कोरिया का क्या है, प्योंगयांग। तो ये दोनों भी ध्यान रखना, एग्जाम में आती है। इनके अलावा अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 ये भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल है ना। ये कहाँ पे हुआ है, जोधपुर के अंदर हुआ है। अभ्यास धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच होती है, धर्म गार्जियन, है ना, और 2025 में ये कहाँ पे हुआ है, तो जापान में हुआ है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अभ्यास शक्ति, ये वो गरुड़ शक्ति होती है, शक्ति होती है ना, तो ये खाली शक्ति है। अभ्यास शक्ति 2025 ये भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो जून जुलाई में फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया।
अगला है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका बोरोन को बाद में किस तत्व के द्वारा रिप्लेस किया गया। तो जो एका बोरोन था, एका संस्कृत से शब्द लिया गया था उस समय, जिसका अर्थ हुआ करता था रिक्त या खाली। ठीक है भाई, तो जो एका बोरोन था उसको बाद में स्कैंडियम से रिप्लेस किया गया मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तो इसी प्रकार के 2-3 और हैं जो आपको याद रखना है। हालांकि ये मैं पहले भी पढ़ा दिया हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं हाल फिलहाल में इस क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ी हुई है, इसीलिए आपको अच्छे से समझ के जाना है। वैसे मैंने पीरियोडिक टेबल के अलग से टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको दिया हूँ जब आप टॉपिक वाइज सेक्शन में जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, एका बोरोन, इसके बाद स्कैंडियम के नाम से जो है इसको रिप्लेस किया गया। एका एल्युमिनियम, इसके बाद में इसे गैलियम के नाम से जाना गया। एका सिलिकॉन, बाद में इसे जर्मेनियम के नाम से जाना गया। तो ये तीनों आपको याद रखना है ना, ये आपको जो है तीनों याद रखना है। अब देखिए ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है। ये क्या है भैया? मेंडलीव की आवर्त सारणी है। इसके बारे में एक एक बात को ध्यान से समझेंगे तो यहीं पे आपका आधा चीज समझ में आ जाती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमने कहा था कि भाई ये 1 2 3 4 5 6 और एक नीचे दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। 7 आवर्त थे। कितने भैया? 7 आवर्त थे और 9 वर्ग थे। आप 9 वर्ग देखेंगे तो रोमन के वर्ड 8 ही दिख रहे हैं। तो एक शून्य वर्ग को जो है इन्होंने बाद में जगह दिया जहाँ पे इनर्ट गैस इत्यादि को रखा गया। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन जो भी उस समय तक खोजे गए थे, जो भी इनर्ट गैस फैमिली में है, उनको उन्होंने शून्य वर्ग नाम दिया। तो 0 से 8 तक पढ़ेंगे तो 9 हो जाता है, इसीलिए 9 वर्ग माने जाते हैं। अब देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल है ये ज्यादा कारगर क्यों नहीं सिद्ध हुआ? सबसे पहला कारण है कि इन्होंने हाइड्रोजन को एक विशेष स्थान प्रदान नहीं कर पाया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन पहले वर्ग में भी है, हाइड्रोजन 8वें वर्ग में भी है। ये क्या चल रहा है मेरे भाई? हाइड्रोजन का जो है एक सही उचित स्थान इन्होंने नहीं दे पाया। तो सबसे पहला जो है यहीं पे जो है थोड़ा सा ये कम महत्व के हो गए। हाइड्रोजन को अपन आवारा तत्व भी कहते हैं, है ना, और भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। आवारा तत्व नहीं कहते हैं, हाँ कहते हैं, सही, आवारा गैस कहते हैं और भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, दोनों बात कहते हैं। ठीक है भाई, इनके अलावा अब देखिए जो एक वर्ग थे उसके अलग अलग 2-2 उपवर्ग में बांट दिए। अब यहाँ पे एक में आप ए भी देख रहे हैं, बी भी देख रहे हैं, ए भी देख रहे हैं, बी भी देख रहे हैं, ए भी देख रहे हैं, बी, इस प्रकार से बांट दिए। और जो 8वां वर्ग था उसको तो 3 लेयर में बांट दिए। ठीक है, तो ये सब कुछ ड्रॉबैक था। जो मेंडलीव साहब की आवर्त सारणी है इसमें बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे खाली स्थान छोड़ दिया गया है भविष्य के धातु में, भविष्य के खोज के लिए। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। इसके अलावा जो ये है ये परमाणु भार पर आधारित हुआ करता था, है ना, ये आवर्ती फलन परमाणु भार के अनुसार सजाए गए थे। तो ये मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी के कुछ अच्छाई कुछ बुराई। ठीक है मेरे भाई, तो ये थे भैया मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब यहाँ से जो एका सिलिकॉन, एका बोरॉन, एक बाद में किससे रिप्लेस हुआ, है ना, गैलियम को पहले क्या कहते थे, है ना। तो ये आप जो है ऊपर मैंने जो 3 बताया उसे जरूर ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ से जो है आपको मेंडलीव को जो है मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है वो बिना संशोधन वाला नजर आएगा, जिसमें आपको शून्य वर्ग नहीं दिख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें शून्य वर्ग नहीं दिख पा रहे, ऊपर वाले में शून्य वर्ग दिख रहा था। और आधुनिक आवर्त सारणी के साथ इसको रिलेट किया था मैंने अभी हाल में। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 हो गए थे बढ़ के, मेंडलीव में टोटल 63 तत्व ही थे, है ना। इसमें जो है ना 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल और 7 जो है उपधातु है आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 हो गई है, आवर्त की संख्या 7 ही रहा है। इसके अलावा जो लेंथेनाइड है और एक्टियोनाइड है इसके लिए अलग से एक सीरीज प्रदान किया है जो आधुनिक आवर्त सारणी के नीचे दिखते हैं। लेकिन जो मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी है इसमें भी लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड की बात तो करा है लेकिन दर्शाया नहीं गया है। देखिए यहाँ पे आप 57 के बाद सीधे 72 देख रहे हैं, इसका मतलब 58 से 71 तक के बीच के तत्व को जो है इन्होंने भी लेंथेनियम वाला
वाला तत्व के ग्रुप में रखा है, यानी लेंथेनाइड कहा है, लेकिन इन्होंने लिखा नहीं है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है ना, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही जो है एक्टियोनाइड को भी रखा है लेकिन लिखा नहीं है। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी और ये आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ अभी जो हाल फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए, इससे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में अमुक तत्व किस वर्ग में है। ठीक है, जैसे अब आपसे पूछ देगा भैया कि भैया आप बताइए कि भाई नाइट्रोजन किस वर्ग में है, तो आप कहेंगे 5 में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे भैया कि मान लीजिए कि ये जो है कोबाल्ट कहाँ पे है, तो आप कहेंगे 8 में है। ठीक है, देखिए इसको याद करने का तरीका है, ये सभी 8वें वर्ग के एलिमेंट है। इसे याद करने का क्या तरीका है, जैसा कि हम लोग क्लास 11-12 की केमिस्ट्री में याद किए थे, फेको नहीं रौ रहो पदवी उड़ीसा इंदौर पटना, ये 8 के 8 याद हो जाते हैं एक लफ्ज में। वैसे बहुत सारे हैं याद करने के तरीके। ठीक है भाई, फेको नहीं रौ रहो पदवी उड़ीसा इंदौर पटना। इसके अलावा 1 केबी में कुल कितने निवल होते हैं, 1 केबी में कुल कितने निवल होते हैं, ये भी कंप्यूटर सेक्टर की क्वेश्चन है सर। तो 1 केबी में जो निवल की संख्या होंगे 256 होंगे। ये कैसे होते हैं, आप सभी जानते हैं कि एक निवल जो होता है, एक निवल ये होता है भैया 4 बिट के बराबर। कितने बिट के बराबर, 4 बिट के बराबर होते हैं। कितने होते हैं, 4 बिट के बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती होगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया है। ठीक है, तो 4 बिट बराबर 1 निवल, तो 2 निवल बराबर कितना हो जाएगा, 2 निवल बराबर 1 बाइट हो जाएगा। 1 बाइट बराबर 2 निवल, और 1024 बाइट का क्या होता है, 1024 बाइट का क्या होता है, 1 केबी है ना। तो 2 से 1024, यहाँ पे 512 आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 512 आंसर। ठीक है, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि 8 बीट बराबर क्या होता है भाई, 1 बाइट होता है। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है ना, और 8 बीट बराबर मतलब 2 निवल है ना, 2 निवल हो गया। तो 2 निवल बराबर 1 बाइट, अपने को कितना 1024 बाइट चाहिए, 1024 बाइट चाहिए, 1024 बाइट चाहिए। तो जो है 1024 बाइट को 2 निवल से भाग दे देंगे, क्योंकि 8 बिट बराबर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 1 केबी में कुल कितने निवल होते हैं, तो 1 बाइट में 2 निवल होते हैं, तो 1024 बाइट में 512 निवल होंगे। सही है भैया, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमसे मिस्टेक हुआ है, 512 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक ये बताना चाहता हूँ कि भाई एक निवल 4 बिट के होते हैं और 8 बिट के 1 बाइट होते हैं और 1024 बाइट के 1 किलो बाइट होते हैं। तो उस हिसाब से आप हमसे बेहतर गणित जानते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और है, जैसे 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट है ना, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। इसके अलावा 1024 बाइट पर, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा भैया 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB। ये ऐसे चलता रहता है 124 के क्रम में। आपको बस यही आगे का याद रखना है। 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट, 1024 योटाबाइट बराबर 1 ब्रोंटोबाइट। ठीक है, एक ब्रोंटोबाइट से भी बड़ा होता है जिसे अपन ग्योपोबाइट कहते हैं। 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 ग्योपोबाइट होता है। बाइनरी सिस्टम में 0-1 का इस्तेमाल होता है और सबसे बड़ा मेमोरी की जो मात्रक है यही आपका जो है ब्रोंटोबाइट, 1024 ब्रोंटोबाइट के बराबर, यानी गोपाबाइट जो है, ग्योपाबाइट जो है, ये सबसे बड़ा मात्रक हो गया और सबसे छोटा बीट होता है। तो इतनी बात आपको मात्रक से ध्यान रखना है। ये मैक्सिमम तो आपको आता ही होगा क्योंकि 1024 की कड़ी है, बस निवल वाला ध्यान रखना। ठीक है, इनके अलावा नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत में कुल कितने प्राकृतिक हॉटस्पॉट है। यहाँ जो मैंने बताया था वो 512 कर लेना भैया, क्योंकि 4 बीट बराबर होता है 1 निवल है ना, और 8 बीट का होता है आपका 1 बाइट। इसका मतलब 2 निवल का हो गया 1 बाइट, और 1024 बाइट चाहिए तो 512 निवल चाहिए। ठीक है भैया, है ना, कर लेना। भारत में कुल कितने प्राकृतिक हॉटस्पॉट है, तो 4 गो हैं। ये कौन से हैं, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। ये सुंडालैंड में आपका जो है इंडोनेशिया, और ये कौन सा देश है, एक सिंगापुर भी आएगा। इंडो बर्मा में नाम से स्पष्ट है इंडिया, म्यांमार।
पश्चिमी घाट आप सभी जानते हैं अरब सागर के सहारे जो लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में जो है फैली हुई है। हिमालय आप सभी जानते हैं कई सारे देश में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो है भारत के 4 हॉट स्पॉट हैं। वैसे दुनिया में टोटल 36 हॉट स्पॉट हैं। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है, भारत और दुनिया। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जैव विविधता शब्द का सबसे पहला जो इस्तेमाल है शब्द का नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 ईस्वी में किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। भारत में वर्तमान समय में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र है और यहाँ से आए दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कई बार आपको ग्राफिकल मोड में पढ़ा चुका हूँ कि कौन से राज्य में कौन कौन से जैव आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कच्छ का रण, यह कहाँ पे होगा, गुजरात में होगा। कच्छ का रण कहाँ पे होगा, गुजरात में होगा। यहाँ पे जंगली गधा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जंगली गधा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो भी आप कहेंगे कच्छ के रण गुजरात में है। पन्ना ये कहाँ पे रहेगा, मध्य प्रदेश में रहेगा। अमरकंटक ये भी मध्य प्रदेश में रहेगा। अमरकंटक से ही आपका जो है नर्मदा नदी निकलती है। कौन सा नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। इनके अलावा पचमढ़ी ये महाराष्ट्र में रहेगा, पचमढ़ी नहीं मध्य प्रदेश में ही रहेगा। नीलगिरी आपके तमिलनाडु में रहेंगे, है ना। यहाँ पे अगस्तमलाई मन्नार की खाड़ी ये भी तमिलनाडु। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में रहता है। सिमलीपाल उड़ीसा में रहता है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में रहता है। तो ये जो है मानस असम में रहता है। डेब्रू शेखवा भी असम में रहता है ना। दिहांग पटका ये भी असम में रहता है। कंचनजंगा सिक्किम में रहता है। नंदा देवी उत्तराखंड में रहता है। तो ये सभी के सभी जो है इंडिया में क्या है 18 जो आपका जैव आरक्षित क्षेत्र है उनके बारे में ब्यौरा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान समय तक भारत में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, तो योजना आयोग के द्वारा 15 कृषि जलवायु प्रदेश में भारत को बांटा गया है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में ऑफिशियली 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। वैसे 4 प्रकार की मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी का क्रम जो है लाल मिट्टी जो 44% तक पाई जाती है। फिर आपका आ जाता है माफ़ कीजिएगा जलोढ़ मिट्टी जो 44% तक पाई जाती है। फिर आता है आपका लाल मिट्टी जो 18% तक पाई जाती है। फिर काली मिट्टी जो 15 से 17% पाई जाती है। और फिर आता है लेटेराइट मिट्टी की बारी। काली मिट्टी में कपास अच्छा होता है। जलोढ़ मिट्टी गंगा के मैदान इत्यादि भाग में, उत्तर बिहार में काफ़ी पाए जाएंगे, बिहार वगैरह में। देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत है। देश में 6000 पंचायत समिति और 550 जिला पंचायत है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसको VVI टिक करता हूँ। यहाँ से हाल फिलहाल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। देश में लगभग 200 से अधिक छोटे छोटे बंदरगाह है और 13 मेजर बंदरगाह है। इन्हें भी ध्यान रखना है। वर्तमान समय तक देश में 7500 से 8000 रेलवे स्टेशन हैं। इन्हें भी ध्यान रखना है। देश के में वर्तमान समय तक 600 से अधिक नेशनल हाईवेज है। इन्हें भी ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इनके अलावा नेशनल हाईवेज का सबसे बड़ा जाल कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। रेलवे का भी सबसे बड़ा पटरी का जो जाल है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ये ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश के बागडोर किसने संभाली थी, आराम शाह ने संभाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही घोड़ा से गिर के मरे, आज जो है संजय कपूर भी, जो कौन नाम है भैया, करिश्मा कपूर की हस्बैंड संजय कपूर, उनको भी मृत्यु होगी। वो भी चौगान खेलते समय ही मृत्यु को प्राप्त किया है हार्ट अटैक से। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो भी चौगान खेलते समय ही मृत्यु को प्राप्त किया था घोड़ा से गिर के, ठीक है भैया। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक जो है क्या थे भैया, तुर्क थे। जैसे आपसे कई बार कई शासक का नाम दे देगा, फिर पूछता है तुर्क था, अफगान था, क्या था, अरब था, तो आपका तो भैया तुर्क थे। ये कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में स्थापना किए थे गुलाम वंश की और राजधानी जो है लाहौर को रखा था। इस वंश को इलवारी या ममलूक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, है ना, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में घोड़ा से गिर के चौगान खेलते समय हुआ था, है ना। इनके अलावा ये अपने नाम का सिक्का भी खुदवाया था, तो ये भी ध्यान रखना है। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, अब कुतुबुद्दीन फिर आराम शाह, लेकिन ये अयोग्य शासक हुए। इसके बाद आगे इल्तुतमिश जो एक मेन शासक हुए। इस वंश के सत्ता पर काबिज हुए जिनका कार्यकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया लाहौर से हटा के। इन्होंने 40 गुलाम, जो तुर्क दल का एक तुर्क सरदारों का एक दल हुआ करता था जिसका नाम तुर्कान चिहलगानी दिया, ठीक है भाई। इन्होंने 1226 ईस्वी में बंगाल को जीता। इन्होंने चांदी का टका और तांबे का जीतल जो है करेंसी चलाया
करवाया। मिनहाज ए सिराज द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है तबकात ए नासरी, तो ये जो मिनहाज ए सिराज राइटर थे ये इल्तुतमिश के कार्यकाल के दौरान ही हुए। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और ये 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत का कामकाज संभाली और इस प्रकार इंडिया में बागडोर संभालने वाली ये पहली महिला बनी। गुलाम वंश की प्रमुख शासकों में गयासुद्दीन बलबन का नाम भी प्रमुख है, जिसकी शासन अवधि 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा था। इन्होंने राजत्व सिद्धांत की स्थापना की, यानी इन्होंने कहा कि भाई जो राजा है वो भगवान के बराबर है। इनके अलावा ईरानी परंपरा सिजदा और पैबोस चलाया। इन्होंने रक्त और लौह की नीति का पालन किया। ईरानी त्योहार नवरोज है ना, ये पारसी या ईरानी त्योहार है, इनको शुरुआत करवाया। दीवाने अर्ज एक विभाग था जो सेना से संबंधित हुआ करता था, इसकी स्थापना करवाई और बलबन को जिले इलाही कहा जाता था। तो ये आज हमने गुलाम वंश को खंगाला है। बाद बाकी दिल्ली सल्तनत पे गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, ये 5 वंश ने शासन किया। गुलाम का कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, इसके अलावा ये क्या भैया सैयद का खिज्र खां और लोदी का बहलोल लोदी। ये संस्थापक भी आपको याद रखना है। सबसे अधिक दिन तक तुगलक वंश ने शासन किया था और उसमें भी सबसे योग्य शासक मोहम्मद बिन तुगलक हुआ तुगलक वंश में, जिसके शासन काल के दौरान इब्न बतूता मोरक्को निवासी भारत आए, जिन्होंने अरबी ग्रंथ रेहला की रचना की थी। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा जाता है कि दक्षिण विजय के लिए किसे चुना था, तो मलिक काफूर को चुना था। ये सब ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्रतिभूति व्यापार टैक्स, भू राजस्व, सीमा शुल्क, निगम कर, ये जो है ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क जो है ये डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है। यह क्या है, यह इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। सीमा शुल्क केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं कि जिससे टैक्स वसूली जानी है वही पे कर रहा है, तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जैसे इनकम टैक्स, भैया कमाए आप, पे आप कर रहे हो, तो आपसे आप पे आरोपित किया जा रहा है, आप ही पे कर रहे हो, तो इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। लेकिन और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहा जाता है? लेना है मेरे से लेकिन बाया बाया लेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? सबसे सरल उदाहरण इनकम टैक्स है, निगम कर है, इंटरेस्ट टैक्स है, उपहार टैक्स है। ये सभी जो आपका टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स है। भू राजस्व, ये राज्य सरकार का डायरेक्ट टैक्स हो गया। आपका खेत है, आपको जो उस पर रसीद कटवाते हैं वो आपका टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आएगा। कृषि आय पर इनकम, पथ कर, जो आप चलते हैं टोल टैक्स वगैरह देते हैं, आपका गाड़ी है तो आप ही दोगे, ऐसा नहीं है कि मारुति सुजुकी वाला पे करेगा। इसके अलावा अचल संपत्तियों पर टैक्स, जो अभी आपके खेत पथार हैं उस पर जो टैक्स है, ये सभी के सभी क्या है? डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। ठीक है भाई। इनके अलावा अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स, वैसा टैक्स जिसका टैक्स कहा जाता है भैया, टैक्स है ना, जिसका भुगतान वह व्यक्ति नहीं करते जिस पे टैक्स लगाया जाता है, अन्य व्यक्तियों के द्वारा चुकाया जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सर्विस टैक्स, बिक्री कर। अब जाइए ना, आप साबुन लेने जाते हैं, साबुन में भी टैक्स है, तो किससे लिया जा रहा है? आपसे लिया जा रहा है, किसी और से लिया जा रहा है, तो आप खुद ही सोच करके देखिए, इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसके अलावा वैट, जीएसटी, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, ईटीसी। ठीक है, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण। जीएसटी भी मेन है, इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है। वैट का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस होता है। 2017 में इंडिया में 1 जुलाई को लागू हुआ था। 5 को स्लैब है, 0, 5, 12, 18, 28। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? आज हम इंटरनेशनल सीमा की बात करेंगे, वो भी नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से जो है चीज़ें देखने को मिली है। चीन, भूटान तथा म्यांमार। चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा मैकमोहन रेखा पर चीन के साथ तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ लगती है। भूटान अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है पश्चिम में भूटान के साथ लगती है, और म्यांमार के साथ जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में लगती है। तो पूर्व पश्चिम है ना, और आपका जो है यहाँ पे चीन के सीमा पे जो है कहाँ लगती है अरुणाचल प्रदेश की सीमा, कौन से क्षेत्र में? तो तिब्बत वाले क्षेत्र में। ये ध्यान रखना है। भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही सूर्योदय होती है। ठीक है, भारत में सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम
में जो सूर्योदय का समय अंतराल है वो 2 घंटे का अंदर होता है। क्यों? क्योंकि लगभग 30 डिग्री देशांतर का जो है फर्क आ जाता है ना, 30 डिग्री देशांतर का फर्क आ जाता है। पूर्व से पश्चिम की तरह अगर अपनी पूरी लंबाई मापे तो 3000 किलोमीटर तक होती है, और आपको पता है कि एक देशांतर की मध्य दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। तो उस हिसाब से अगर लगभग पकड़े तो लगभग 30 डिग्री का गैप आ जाएगा 3000 किलोमीटर में। इसी कारण है ना 2 घंटे का समय अंतराल बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई 1 मिनट में 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का गैप हो जाता है, और 30 डिग्री का मतलब 3 गुने 4, 3 चौका 12, 120 मिनट का गैप हो जाएगा। इसका मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4:30 बजे सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में 6:30 बजे सूर्योदय होगा। ठीक है भाई। इसके अलावा और जो पहले निकला है वो पहले डूबेगा। और सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को निप्पन या सूर्योदय का देश कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। सिक्किम में साझा करने वाला जो एकमात्र सिक्किम के से सीमा साझा करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। जबकि सिक्किम से अन्य सीमा पश्चिम में नेपाल के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है पूर्व में, और उत्तर में चीन के साथ लगता है। तो सिक्किम में 3 इंटरनेशनल सीमा है और एक आपका नेशनल सीमा है जो मात्र पश्चिम बंगाल के साथ है। असम की सीमाएं बांग्लादेश और भूटान को टच करती है इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देश के साथ लगती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस शहर में किया गया था? इजी क्वेश्चन है ये, लखनऊ में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा को ऑल इंडिया किसान सभा भी कहा जाता है। इनके अध्यक्ष हुए स्वामी सहजानंद और सचिव हुए NG रंगा। तो इन्हें भी ध्यान रखना है। 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, और ये भी स्वामी सहजानंद के द्वारा ही किया गया था। ये बात जोड़ना मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे याद रखिए, बता दिया। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना 2004 में किया गया था, और 2004 में ही KCC की व्यवस्था किया गया था, किसान कॉल सेंटर की व्यवस्था किया गया था। ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत में किससे संबंधित भारत में किसान से संबंधित, है ना, किसान से संबंधित कई योजना चलाई गई, है ना। किसान सम्मान निधि योजना सबसे प्रमुख है, 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से स्टार्ट होता है। ये किसान को आर्थिक मदद पहुंचाने वाली योजना है। 2000 रुपया 3 बार आता है साल में, यानी टोटल 6000 रुपया मिलता है, और 4-4 महीने के गैप के अनुसार उनके बैंक खाता जो जनधन अकाउंट है वहाँ पे जाती है। फसल बीमा योजना भी है ना। किसान मानधन योजना भी है। अभी तो एक सोलर वाला योजना आया है कुसुम, है ना। तो ये सभी के सभी किसानी योजना है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन जारी करता है? CSCP। कितने फसल के लिए? 22 के लिए, और एक गन्ना के लिए अच्छा मूल्य की सिफारिश करता है। तो इसका मतलब 23 हो गया। लेकिन आपको आंसर अगर पूछे कि भाई CSCP कितने फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है, तो ऑप्शन में 22 है, तो 22 आंसर होगा, है ना। गन्ना एक एडिशनल है, इस कड़ी में नहीं आती जो, है ना। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुआ था पंजाब से। हरित क्रांति का जनक इंडिया लेवल पे MS स्वामीनाथन है, और विश्व लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। और हरित क्रांति विश्व में क्या किया आप सभी को पता होगा, खाद्यान्नों की आपूर्ति में पैदावार लाके जो है भुखमरी की स्थिति को काफी हद तक कम कर दिया। ठीक है भाई। इनके अलावा अगला जो है हमारा यहाँ पे कुछ कृषि से संबंधित है, जैसे स्वर्ण क्रांति किसे कहते हैं, तो ये बागवानी, शहद, फल उत्पादन से संबंधित है ना। निपख टेटुजो इनके जो है जनक है। नीली क्रांति मछली से अरुण कृष्णन, ग्रे क्रांति उर्वरक से, श्वेत क्रांति दूध से वर्गीज कुरियन, पीली क्रांति तिलहन से सैम पित्रोदा। तो ये कुछ क्रांतियां हैं। गुलाबी क्रांति झींगा से, प्याज से, है ना। ये दुर्गेश पटेल इनके जो है करता धरता है। इनमें से कौन सा एक तंत्री वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तंत्री वाद्य यंत्र, घान वाद्य यंत्र, अवनद्ध वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र। ये सभी को सभी मैं पढ़ा रखा हूँ, या टॉपिक वाइज सेक्शन में जाएंगे। तो फिर से क्यों पढ़ा रहे हो गुरुजी? क्योंकि हवा में घूम रहे हैं और आप तो सो गए हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। तो आपको जगाना पड़ता है, इसीलिए। इनमें से कौन सा एक तंत्री वाद्य यंत्र का उदाहरण है? सितार। धन वाद्य यंत्र कैसा वाद्य यंत्र होता है, पहले इसको समझेंगे। जो आपस में ठोक कर बजाया जाता है उसे धन वाद्य यंत्र कहते हैं, या घन वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे मजीरा, करताल, झायल, घंटा, काठी, ये सभी
के सभी हो जाएगा आपका क्या भैया, है ना, घन वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र जो हवा या फूंक मार के बजाया जाता है, जैसे शहनाई, तुरही, बांसुरी, हारमोनियम, ये सब कैसे हो, सुशीर वाद्य यंत्र हो जाएगा, जो हवा के सहारे बजता है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, देखिए वायु वाद्य यंत्र या सुशीर वाद्य यंत्र इसे ही कहते हैं। हारमोनियम, अब हारमोनियम के जो कलाकार हैं कौन है, तो अप्पा जलगांवकर, ये ज्यादा पूछा जाता है, ज्ञान प्रकाश घोष, पुरुषोत्तम बावलकर। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टी.आर. महालिंगम, ए रमानी, पन्नालाल घोष, अलका ठाकुर, ये सभी के सभी बांसुरी से है। शहनाई दया शंकर, बिस्मिल्लाह खान साहब को ज्यादा पूछा जाता है, अली अहमद हुसैन, और आपका जो है बागेश्वरी कमर है ना, एक बागेश्वरी कमर, बागेश्वरी कमर भी शहनाई बजाती है। तो ये सभी के सभी जो है शहनाई में आ जाएंगे। इसके अलावा नादस्वरम, जो भी पिल्लई वाला सरनेम रहेगा वो ज़्यादातर जो है नादस्वरम बजाते हैं, कर्नाटक संगीत में इस्तेमाल होने वाला जो है ये वाद्य यंत्र है, और ये भी हवा के सहारे बजती है, मतलब ये भी सुशीर वाद्य यंत्र के उदाहरण में आ जाएंगे। अब आते हैं हम अवनद्ध वाद्य यंत्र। ये किसी भी पात्र पे चमड़ा मढ़ा हुआ होता है, वैसा वाद्य यंत्र को हम अवनद्ध वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे ये ढोल मैंने बनाया है, ठीक है, इस पे क्या रहता है, ऐसे चमड़ा मढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे चमड़ा मढ़ा रहता है, और इस चमड़ा को जो है ठोक मार करके बजाते हैं। ठीक है, तो इसे हम अपन क्या कहते हैं, अवनद्ध वाद्य यंत्र। अब आते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र को देखते हैं। जैसे घटम, घटम के कौन है प्रतिपादक, टी.एच. विनायक, ई.एम. सुब्रमण्यम, इन्हें ध्यान रखेंगे। घाटम, कंजरा, एक होता है मंजीरा, मंजीरा अभी मैंने बताया ऊपर, मजीरा या मंजीरा, ये जो है भैया ये घन वाद्य यंत्र है, जिसे ठोक कर बजाया जाता है। जैसे गाँव घर में झाइल बोलते हैं, जो आपका अष्टयाम होता है या कीर्तन वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप देखे होंगे झाइल बजाते हैं लोग, मजीरा, है ना, मजीरा, हाँ वो झाइल को ही बोलते हैं, है ना, ठीक है भैया, है ना, मजीरा इसी को बोलते हैं, हाँ ठीक है भाई। ये कंजरा अलग है, ये मजीरा अलग है, बस इतना समझो, है ना। तो ये आपका जो है इसमें देखिए पड्डुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई, अभी मैंने कहा कि पिल्लई सरनेम ज़्यादातर नादस्वरम में जाते हैं, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज करने वाला चीज़ आ चुका है। इसके अलावा तबला, तबला में बहुत है, जाकिर हुसैन साहब हमारे बीच नहीं है, सबीर खान, अल्लाह रखा, पंडित किशन महाराज, संदीप दास, उस्ताद सफात खान, है ना, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये सभी के सभी तबला प्लेयर हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। पखावज, तोताराम शर्मा, गोपाल दास, रमाशंकर, पागल दास, इसके अलावा अयोध्या प्रसाद, ये सभी के सभी पखावज बजाते हैं। मृदंगम, दो मुंह वाला ढोल होता है मृदंगम, पहले रेलवे ये भी पूछता था मृदंगम क्या होता है। एस.पी. राजा राव, के.वी. प्रसाद, पालघाट मनी अय्यर, पालघाट रघु, कराईकुटी आर मनी, ये सभी के सभी मृदंगम से संबंधित है। अब हम आते हैं तंत्री वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्र जिसे तारों यानी स्ट्रिंग वाला जो वाद्य यंत्र होते हैं, जिसे तार के कंपन से ध्वनि उत्पन्न कराई जाती है, वो देखने से ही पता चल जाता है कि ये जो है आपका कौन सा स्ट्रिंग वाद्य यंत्र है। अब स्ट्रिंग उपकरण यहाँ पे देखते हैं, गिटार, ब्रजभूषण कावरा इसके जो है सबसे फेमस कैरेक्टर हैं। सारंगी की तरह का एक बाजा, है ना। इसके अलावा यू श्रीनिवास, जिसे अपन मैंडोलिन कहते हैं ना, मैंडोलिन यहाँ पे लिखना चाहिए, मैंडोलिन, मैंडोलिन जो है यू श्रीनिवास बजाते हैं, ये सारंगी की तरह एक बाजा होती है ना। रुद्र बीना, असद अली खान, पियानो बी बलसारा, सारंगी में बहुत है, अब्दुल लतीफ़ खान, उस्ताद बिंदा खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, पंडित राम नारायण, शुकूर खान। सितार में भी बहुत है, उस्ताद बिलायत खान, पंडित रविशंकर साहब, सुजात हुसैन खान, शाहिद परवेज खान, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, है ना। अभी रिखीराम शर्मा ये भी सितार प्ले करते हैं। सरोद, उस्ताद अमजद अली खान, अल्लाउद्दीन खान, बहादुर खान, जरीन एस शर्मा, शरण रानी, उस्ताद अली अकबर खान सरोद बजाते हैं। वायलिन में आएंगे लालगुडी जयराम, है ना। इसके अलावा एस.एम. गोपाल कृष्णन, एम. चंद्रशेखर, ये सब ध्यान रखेंगे। एक आपका मोहन बीना है, विश्व मोहन भट्ट बजाते हैं, जो यहाँ मैंने लिख पाया हूँ क्योंकि वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। पंचायत का गठन जो है आर्टिकल 243C के अंतर्गत किया जाता है। डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 40 में पंचायत से संबंधित बात किया गया है, भाग 4 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायत की परिभाषा से संबंधित है, यानी पंचायत का जो जिक्र है डीपीएसपी के अंतर्गत भी है और अलग से भी है। अनुच्छेद 243 ये ग्राम सभा को समझाया गया है कि क्या होता है। त्रिस्तरीय पंचायत में आप ग्राम सभा, पंचायत समिति, है ना, जिला परिषद, समझ रहे होंगे, त्रिलेयर में। इसके अलावा अनुच्छेद 243 भी ग्राम पंचायत का संविधान से संबंधित है। अनुच्छेद 243D ग्राम पंचायत में सीटों के आवंटन से संबंधित है, आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243
243 पंचायत के कार्यकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 243 है पंचायत चुनाव हेतु सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 243 जी पंचायत की शक्तियां, अधिकार और उसके जो उत्तरदायित्व हैं, जो उनकी मतलब गाइडेंस है, इनसे संबंधित है। अनुच्छेद 243 आई जो पंचायत के चलाने के लिए जो वित्तीय चीज चाहिए वो वित्त व्यवस्था से संबंधित है। वित्त आयोग की गठन यहीं से होती है राज्य में। अनुच्छेद 243 के पंचायत के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 243 चुनावी मामला में न्यायालय के हस्तक्षेप से रोक से संबंधित है। तो ये आपके ग्राम पंचायत से संबंधित आर्टिकल 243 को हमने अच्छे से समझाया है। आपको चाहिए नगर पालिका को भी समझना है, तो ये मैंने अलग से टॉपिक वाइज में पढ़ा दिया है। जैसे भी आप टॉपिक वाइज को खोलेंगे ना, आपको डीपीएसपी वाले सेक्शन के पास ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे 19, 243 और आपका जो है एक और कौन सा 51A वाला ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स, वहां से पढ़ लेंगे, मजा आ जाएगा। इसके अलावा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है जब पिंडों के द्रव्यमान यह पिंडों के द्रव्यमान यानी जो आपका मास होता है उनके आपका जो है गुणनफल यानी जो है मल्टीप्लिकेशन समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के उल्टा सही है जी। इसका सूत्र अपन नहीं किया, F बराबर बरका जी इंटू M1 M2 बट्टा R स्क्वायर होता है, तो सही है। द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसके जो है बीच में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये सही हो रहा है पहला। दूसरा है कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये सरासर गलत है। जो स्मॉल जी है इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब ये स्मॉल जी और कैपिटल जी क्या है मैं आगे बताता हूँ। स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात सभी वस्तु के लिए चाहे हल्का हो या भारी जी का मान हमेशा जो है समान ही होती है ना। इसके अलावा दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यह एक प्रकृति में दुर्बल केंद्रीय बल होता है, बहुत कहें तो सबसे कमजोर बल होता है। ये पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है ना, स्क्वायर है। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है जबकि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। इसके अलावा पृथ्वी के सतह से आप ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, किसी भी कंडीशन में हिले तो जी का मान जो है गिले मतलब कम होता है, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान 0 हो जाता है। बस इस पार्टिकुलर लाइन से क्वेश्चन एग्जाम में हवा छोड़ गए, और यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए जी का मान जो है अधिक कहाँ पे होता है, तो जी का मान ध्रुव पे अधिक होता है, पोल पे अधिक होता है। जी का मान सबसे कम कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है। पृथ्वी के सतह से आप ऊपर जाए चाहे नीचे जाए जी का मान घटेगा कि बढ़ेगा, तो घटेगा। जी का मान 0 कहाँ पे हो जाता है, पृथ्वी के केंद्र पे। तो ये 4 क्वेश्चन यहीं से निकल के आती है और यही क्वेश्चन हाल फिलहाल आपके एग्जाम में अपनी दस्तक देके गए हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जैसे कि मैंने ऊपर में ही लिख के अभी बताया था। जी आपका जो है कैपिटल जी नियतांक है, M1 M2 दो द्रव्यमान है, इनके गुणनफल इस बल के ठीक ऊपर में रहेगा और नीचे R स्क्वायर है मतलब व्युत्क्रमानुपाती दर्शाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का वैल्यू भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये याद रखना है। 66 73 याद रख लेना है और 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा किलोग्राम स्क्वायर आपको याद रखना है। यह ब्रह्मांड में किसी भी कोने में नहीं बदलता है, ये भी ध्यान रखना है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ ये नहीं बदलता है, कैपिटल जी का मान नहीं बदलता है, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगर इससे ज़्यादा रफ्तार से कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी से बाहर आप फेंकोगे तो निकल लेंगे, फिर नहीं आएंगे। इनके अलावा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकेंड यानी 500 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो 6 × 10 के पावर 24 किलोग्राम होता है। 6 × 10 के पावर 24, ये पावर में कीन लीजिएगा, पावर है ये ना, 10 के पावर 24 होता है, ठीक है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर और विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है ना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपसे पूछता है, ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2 देख रहे हैं, 5 में से 1 गया तो 4, 42 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन, पृथ्वी का घनत्व कितना होता है, कई बार बता चुका हूँ, पृथ्वी का घनत्व कितना होता है बताना। इनके अलावा 2025 में एससीओ शंघाई सहयोग संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक किस देश में होगी, तो एससीओ का जो 2025 में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बैठक होगा
ये चीन में होगा। क्वाड देश का बैठक 2025 भारत में होनी है। क्वाड 4 देशों का समूह है और क्वाड का जो जनक या फिर क्वाड का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो आप कहेंगे भूतपूर्व जापानी राजनेता शिंजो एबे साहब की देन है ये, ठीक है भैया। तो क्वाड में 4 गो देश है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। 2024 में क्वाड का बैठक जो है जो बाइडेन की अगुवाई में अमेरिका में हुई थी। 2025 में ब्रिक्स की बैठक रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया जाएगा, ये पहले भी बता दिया था, हाल फिलहाल में जो है दस्तक दिए। इनके अलावा G20 को विकासशील देशों का समूह है, इसकी बैठक 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगी। G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा में होगा। COP20 की बैठक 2025 ब्राजील में होनी है, इन्हें भी ध्यान रखना है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 ये पहला एडिशन था, दुबई में कराए गए हैं, 2025 की बात है, आपके एग्जाम में आने के लिए तैयार है। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे, तो ओसबर्न स्मिथ साहब थे और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख साहब थे। वर्तमान गवर्नर 26वें क्रमांक के संजय मल्होत्रा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब भी गवर्नर पूछे जाते हैं, यकीन मानिए इनका क्रमांक ही पूछा जाता है कि भाई ये किस क्रमांक के हैं। बहुत दिन हो गए अब इस सेक्टर में, है ना, आप लोग भी जानते होंगे, है ना। तो भैया थोड़ा सा आइडिया तो है कि क्या कुछ आते हैं एग्जाम के अंदर, कैसे पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और मैसूर, कर्नाटक में 2 मिलें कागज की डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति करती है, जिस पर प्रिंटिंग प्रेस की मुद्रा छापी जाती है। 2 मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस भारत सरकार के स्वामित्व में और 2 RBI के स्वामित्व में है, ठीक है भाई, इनके ध्यान रखें। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और मैसूर कर्नाटक में 2 मिलें इस कागज की डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति करती है, जिस पे नोट छापी जाती है, प्रिंटिंग किया जाता है। सरकार के स्वामित्व वाले जो प्रेस है ये नासिक में है और देवास मध्य प्रदेश में है। अन्य 2 प्रेस मैसूर और सालवोनी में है ना, जहाँ पे नोट छपाई की कार्य होती है और जो स्टम्प वगैरह होते हैं उसके भी छपाई होती है। सिक्के भारत सरकार के स्वामित्व वाले 4 टकसालों में लगाए गए हैं। जो सिक्का है, क्वाइन है, जो मिंट है, वो भारत सरकार के स्वामित्व में है और 4 जगह है। मुंबई में है, मुंबई में आप गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे तो अफगान चर्च से पहले आपको देखने को मिलेगा। हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग कमेटी के अनुसार हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, इन्हें ध्यान रखेंगे। इसकी जो कार्यालय है, जो ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है यानी मुख्यालय कह सकते हैं, प्रारंभ में कहाँ पे था, कोलकाता में था। उनको क्या किया गया 1937 में स्थानांतरित करके बम्बई में लाया गया, जो वर्तमान समय तक है, ठीक है। यह जो हेड ऑफिस होते हैं, जो कार्यालय होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि गवर्नर बैठते हैं। कौन बैठते हैं, गवर्नर बैठते हैं उनका, और नीति निर्धारण करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय कितने जगह पे है इंडिया में, वर्तमान में 33 जगह पे हैं, इसे ध्यान रखेंगे। 33 जगह पे इनके कार्यालय है। संजय मल्होत्रा साहब वर्तमान में 26वें गवर्नर हैं। राजेश्वर राव, TB शंकर, G स्वामीनाथन और पूनम गुप्ता जी को अभी हाल फिलहाल ये अपॉइंट किए गए हैं एज ए डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, करंट सेक्शन से ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। छठी लोकसभा 1977 से 1979 में नीलम संजीव रेड्डी का अध्यक्ष पद से त्यागपत्र के बाद अध्यक्षता किसने संभाली थी, तो KD हेगड़े साहब। बहुत सारे ऐसे स्थिति आए कि भाई एक ही लोकसभा में 2 अध्यक्ष हुए, ठीक है। तो इन चीज़ों सबका जो है आज मैं निपटारा इस प्रश्न के माध्यम से करूंगा। भारत में पहला आम चुनाव कहेगा तो 1951-52, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कहेगा तो भी 51-52 आंसर कर देना है। लेकिन अगर आपसे कहे कि पहले लोकसभा कब अस्तित्व में आया तो 13 मई 1952, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अस्तित्व में आया मतलब चुनाव होके स्टार्ट कार्यवाही वाला चीज पूछ रहा है। पहली बार चुनाव कब हुआ तो 1951-52, स्टार्ट कब हुआ तो मई 52, ठीक है। लोकसभा को जनता का सदन या निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा में सदस्यता हेतु आपकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी आप 25 वर्ष के हो तो आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हो। लोकसभा में वर्तमान समय में 550 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। पहले यह आंकड़ा 552 हुआ करता था, कैसे हटा हम आगे बताएंगे। जो ये 550 है, इनमें 530 राज्यों से आते हैं और 20 यूनियन टेरिटरी से आ सकते हैं। पहले लोकसभा में 2 जो है एंग्लो इंडियन की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब आर्टिकल 331 के अनुसार किया करता था। बाद में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इस चीज को समाप्त कर दिया गया, इसीलिए 552 से घट के
जो है आपका 550 ही लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं। ये इसलिए हटाया गया क्योंकि ये जो है कठिन होता जा रहा था और आप एक प्रकार के वंशानुगत होता जा रहा था कि भाई एंग्लो इंडियन को ही चुन के डिप्यूट करना है। इनके अलावा 106वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा हो तथा राज्य की विधानसभा हो दोनों में 33% वन थर्ड महिला के लिए सीट आरक्षण की गई है, ये ध्यान रखना है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 1952 से 57 तक रखा गया था। प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर थे, परंतु गणेश वासुदेव मावलकर 1956 में इनका निधन हो गया। इसी कारण लोकसभा जो बचा हुआ कार्यकाल जो टेन्यूर रहा उसमें उपाध्यक्ष जो M.A. आयंगर थे, इन्होंने ही अध्यक्ष के तौर पर कार्य किया। ठीक है भाई। दूसरी लोकसभा का कार्यकाल 57 से 62 था। इनके अध्यक्ष थे M.A. आयंगर, वही जो पहले लोकसभा में उपाध्यक्ष थे और बचे हुए कार्यकाल को संभाले थे, वही दूसरे लोकसभा में पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तीसरी लोकसभा का कार्यकाल 62 से 67 थे। हुकुम सिंह जो है इनके अध्यक्ष हुआ करते थे। चौथी लोकसभा का कार्यकाल 67 से 70 3 साल के लिए चला था। नीलम संजीव रेड्डी त्यागपत्र दिए, फिर डॉक्टर गुरदयाल सिंह जो है अध्यक्षता संभाले थे। संजीव रेड्डी लोकसभा में अध्यक्ष हेतु निर्विरोध चुना गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पांचवी लोकसभा की जो अवधि थी 1971 से 77 तक चला था। इसमें क्योंकि 2 बार एक साल जो है कार्यकाल बढ़ाया गया था, हालांकि दूसरी बार जब कार्यकाल बढ़ाया गया उससे पहले ये विघटित हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 अध्यक्ष को देखे इन्होंने, है ना, गुरदयाल सिंह तथा बलिराम भगत को जो है यहाँ पे देखा गया। इनके अलावा 7वीं लोकसभा की अवधि 80 से 84 4 साल तक जो है 4 साल तक चला था। बलराम जाखड़ साहब अध्यक्षता संभाले थे। 8वीं लोकसभा की अवधि 85 से 89, ये भी पूरे काम के लिए चला बलराम जाखड़। इसीलिए लोकसभा में अभी भी सबसे अधिक दिन तक लगातार सेवा देने का रिकॉर्ड जो है ये बलराम जाखड़ साहब के नाम है। 9वीं लोकसभा की अवधि जो है 89 से 1991 तक चला। रवि राय इनके अध्यक्ष रहे थे। 10वीं लोकसभा 91 से 96 शिवराज सिंह पाटिल अध्यक्ष रहे थे। 11वीं लोकसभा 96 से 97 एक ही साल चला था। P.S. संगमा साहब जो है अध्यक्ष रहे थे। 12वीं लोकसभा 98 से 99 एक ही साल M.C. बालयोगी अध्यक्ष रहे थे। 13वीं लोकसभा का अवधि 1999 से 2004 M.C. बालयोगी, निधन के बाद मनोहर जोशी अध्यक्ष बना। फिर 14वीं लोकसभा से जो है ना आपका 5-5 साल से चलने लगा। ठीक है, 14वीं लोकसभा देखिए 2004 से 2009 सोमनाथ चटर्जी। 15वीं लोकसभा 9 से 14 मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। 16वीं लोकसभा 14 से 19 सुमित्रा महाजन सेकेंड महिला हुई। 17वीं लोकसभा 19 से 24 ओम बिरला और 24 से 29 जो 18वीं लोकसभा चल रहे हैं उसमें भी ओम बिरला साहब अध्यक्ष हैं। तो ये लोकसभा का कुछ लोकसभा देखिए आर्टिकल 79 में कहा गया है कि लोकसभा संसद का निम्न सदन होगा, लेकिन लोकसभा का जो अपना आर्टिकल है ये आर्टिकल 81 है, क्योंकि आप सभी को पता है 79, 80 और 81 इसको हमने सरल कोड दिया है। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अल्फा किरण कोई विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती। विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग होती है जो विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है तथा इसे गमन के लिए कोई भी मोड माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये निर्वात में भी चल सकती है, जैसे प्रकाश वगैरह। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बताया गया है। पहला आपका जो है आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक है, तरंग दैर्घ्य कितना होता है और कौन से तरंग दैर्घ्य। रेडियो तरंग ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी जो आवृत्ति है 0.5 × 10⁶ से 2 × 10⁸ तक हो सकती है और इसकी तरंग दैर्घ्य 6 × 10⁻² से 1.5 तक हो सकती है। तो ये आप जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सीधे सीधे मैं यहाँ पे बताता हूँ क्योंकि कभी कभी आवृत्ति भी पूछ देता है इसकी। तो रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी किरण, है ना, एक्स किरण, गामा किरण, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ये भी पूछे जाते हैं। परावैंगनी किरण की खोज किसने किया था, है ना, रिटर ने किया था। एक्स किरण के कौन किया था, विलियम रोएंटजन ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन देखिए 3 बार हुआ है। 1877 में पहली बार हुआ था दिल्ली दरबार का आयोजन। 1877 में दिल्ली के लाल किला में आयोजित किया गया था। इसके बाद 1903 में और फिर 1911 में जो है 3 बार करी गई थी। दिल्ली दरबार क्यों होता था? भारत में सम्राटों या महारानी के रूप में ब्रिटिश राजाओं के राज्याभिषेक को चिन्हित करने का एक प्रोग्राम हुआ करता था, है ना, इन्हें ध्यान रखेंगे। भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण पहली बार 1946 में, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार 2016 में किया गया। 1978 और 2016 ये बीजेपी शासित सरकार, मतलब पहली बार जनता पार्टी की सरकार 78 में मोरारजी देसाई के साहब और फिर नरेंद्र मोदी साहब
के सरकार में 16 में। भारत ने अपनी मुद्रा प्रणाली दशमलव प्रणाली कब अपनाया था? 1957 को। इससे पहले आना प्रणाली चलता था, आना प्रणाली 16 आना का 1 रुपया, है ना। रेल बजट आम बजट के साथ मर्ज करने के बाद पहली बार जो है 2017 में अरुण जेटली साहब के द्वारा पेश किया गया था और आखिरी बार 1924 में अलग हुआ था। एक बर्थ कमेटी की सिफारिश में 1924 में रेल बजट आम बजट से अलग हुआ और पुनः मर्ज करके 2017 में पेश किया गया। तो भैया ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं और अपनी जर्नी को आसान कर सकते हैं।